एक रात मैं मामा के कमरे के सामने से गुजर रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर देखा और फिर कमरे में चला गया। मम्मा सो रही थी, दूसरी ओर दानिया अपने बिस्तर पर सो रही थी। अचानक मुझे कुछ सूंघा। ये ठीक वैसी ही गंध थी जैसी पहले थी और उसके बाद दानिया को खतरनाक स्थितियों से रूबरू होना पड़ा। मैं चौंक गया और मेरे कदम दानिया के बिस्तर की ओर बढ़ गए। दानिया के शरीर से 100% बदबू आ रही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने झुककर दानिया के चेहरे को करीब से देखना चाहा, तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। मैंने पूरे होश में देखा कि दानिया की आंखों में चमकते सितारे गहरे लाल थे। अभी मैं इसके बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसका दाहिना हाथ ऊपर आया और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं एक पल के लिए घबरा गया था। जब मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो उसके मुंह से एक भयानक आवाज़ निकली जो दानिया की आवाज़ नहीं थी। उसने बोला, कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आवाज़ बहुत तेज थी। मैंने घबरा कर माँ की तरफ देखा। मम्मा अभी भी गहरी नींद में थी। दानिया ने मेरी गर्दन नहीं छोड़ी थी। अचानक वह उठ बैठी और मैं पीछे हट गया और वह मेरे बगल में खड़ी हो गई। खुद को इतना आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, नहीं तो जो होगा उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और आप सोच भी नहीं सकते। ये कहकर उसने मुझे धक्का दिया और अचानक मुझ में क्रोध का तूफान आ गया। मैंने अनुमान लगा लिया था कि दानिया इस समय अपने वश में नहीं है, पर उसमें एक राक्षस का प्रवेश हो गया है। मैं गुस्से में आगे बढ़ गया। मैं वैसे भी राक्षसों से नहीं डरता था। जैसे ही मैंने दानिया की ओर कदम बढ़ाया, वह तुरंत आगे बढ़ी और दरवाजे से बाहर चली गई। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं भी दरवाजे की तरफ भागा। मैंने उसे बुलाना उचित नहीं समझा, लेकिन मैंने गति बढ़ा दी, लेकिन दानिया लंबी छलांग लगा रही थी। कुछ ही पलों में वह गलियारे के बाहरी दरवाजे से बाहर थी। मैंने देखा कि मेरी बहन उसी सुनसान भूथा इमारत की तरफ जा रही थी जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर अचानक वह जलती बिल्डिंग में घुस गई। उस समय मेरे अंदर पागलपन जाग उठा था। मैं खुद बिना सोचे समझे इस इमारत में दाखिल हुआ, लेकिन जब मैंने अंदर कदम रखा तो मैं हैरान रह गया। ये वही इमारत थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी थी, जबकि आज दिन के उजाले में मैंने उसमें जली हुई झाड़ियाँ देखीं। लेकिन उस समय ये पूरी तरह से साफ और मंद रोशनी में था। मेरी बहन कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने हिंग वाले दरवाजे को खुला देखा। यह अवश्यंभावी था कि वह उसी दरवाजे से प्रवेश कर गई थी, इसलिए मैं भी उसकी ओर कूदा और अब मैंने उसे बुलाया, दानिया रुको, मेरे सामने आओ। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दानिया मेरे सामने आओ। ये कहकर मैं बेसमेंट में घुस गया। तहखाना अब पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका था और मेरे सामने एक शक्तिशाली मंदिर खड़ा था। उनका चेहरा खुला हुआ था, लेकिन उनके भाव और उनकी स्थिति मानवीय नहीं थी। उसने भौहें, लंबी मूंछें और अजीब कपड़े पहने थे। उसके माथे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं और वह रक्तरंजित आंखों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कर्कश स्वर में कहा, भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करूँगा। मैंने दांत पीसकर उसकी ओर देखा। कुछ ही दूरी पर एक लंबी और मजबूत लकड़ी बिछी हुई थी। मैं लुढ़का और उस लकड़ी को उठा लिया और एक पल के भीतर उस आदमी पर उस लकड़ी से हमला करने की संभावना थी, जब अचानक मैंने देखा कि लकड़ी के दोनों सिरे लटक रहे थे। उसका बीच का हिस्सा मेरे हाथ में था, लेकिन उसके सिरे लटक रहे थे तो मैंने पाया कि बीच का हिस्सा बहुत मुलायम और लड़खड़ा रहा है। अगले ही पल उसका एक सिरा ऊपर उठा और चौड़े पंखे की तरह फैल गया और उसके मुंह से भयानक फुफकार निकली और फुफकार के साथ चिंगारियां निकलीं। सिद्धांत रूप में मुझे इससे भयभीत होना चाहिए था, लेकिन इस समय मैं क्रोध की सीमा तक पहुंच रहा था। मैं आगे बढ़ा और लकड़ी या सांप को जो मेरे हाथ में था दीवार पर अपनी पूरी ताकत से मारा। मैंने एक भयानक चीख सुनी जो एक आदमी की थी और अचानक तहखाने में रोशनी आ गई। रोशनी पहले थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे हजारों बल्ब जल गए हों और इस रोशनी में मैंने अनगिनत लोगों को वहां खड़े देखा। काले वस्त्र पहने वे वही थे और उनके सामने खुरातुन का पर्दाफाश हो गया। खुरातुन की आंखों में तब भी बल्ब की तरह चमक थी। उसके मुंह से भयानक आवाज़ निकली, हाजी साहब, हम इसे उस स्तर तक ले जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके साथ हमारे रिश्ते में दरार तो आ ही गई है।
अब हम शत्रुता शुरू करने के लिए मजबूर हैं। मैंने खुरातुन को खून से लथपथ निगाहों से देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मुझे अचानक अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। देखिए, हम इसका बचाव करेंगे। समझौता हो सकता है, लेकिन चीज़ें इतनी पेचीदा हो गई हैं कि अगर हम सिर्फ एक चीज़ पर समझौता कर लें तो बाकी पर हमारी दुश्मनी चलती रहेगी। इसलिए कोई ऐसा उपाय खोजें जो कारगर हो सके, नहीं तो हमें अपना बचाव करना होगा। हाजी साहब, कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय हो तो आप ही बताओ हाजी साहब। एक के बाद एक ऐसा किया जा रहा है। तुम लोग देखो, उसने इसे दीवार में पटक दिया है। कहीं उसने एक और खून तो नहीं बहाया? खुरातून ने पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। जिस लकड़ी या सांप को मैंने दीवार में ठोंक दिया था, वह दीवार के नीचे सख्त पड़ा था। हालांकि हॉल में एक तेज रोशनी थी। मैं सांप की वर्तमान स्थिति को नहीं जान सकता था, लेकिन इन लोगों ने इसे सांप के रूप में उठाया था और दरवाजे की ओर ले गए थे, जहां से 2-3 बार गुर्नी बरामद हुई थी, और उस स्थान पर जहां वह गिरा था, वहां मैंने खून के धब्बे देखे। आपने देखा हाजी साहब, आपने देखा? उसने एक और मार डाला है। हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारे इस आदमी ने उसके साथ बदसलूकी की और उससे बाहर जाने के लिए कहा, और उसने उसे लकड़ी के टुकड़े की तरह उठाया। वह आपके रहस्यों को नहीं जानता। लकड़ी समझकर उसने उसे उठा लिया, और जब वह लकड़ी सांप बन गई तो उसने उसे दीवार पर दे मारा। तो उसे यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं आपको यही बता रहा हूँ। आपने इस लड़की को 2 बार निशाना बनाया है। अपने कान खोलो और सुनो। लड़ाई तुम्हारे और उसके बीच है। यदि इस परिवार के किसी अन्य सदस्य को एक बाल का भी नुकसान होता है, तो हमारे बीच युद्ध होगा। स्थिति उसी दिशा में जा रही है हाजी साहब, कि हम आपस में लड़ पड़े और हम पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दें। हाजी साहब, ये बंदिशें आपने खुद ही हटा दी हैं। खुरा तो तुम पहले कभी इतने निडर न थे, न तुम्हारी जुबान इतनी दूर गई थी। क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? पैर के नीचे चींटी आ जाए तो काट भी लेती है हाजी साहब। तो फिर से सोचिए खुरातों, हमने अब तक सुलह की प्रक्रिया तो की है, लेकिन अगर आप एक और गलत कदम उठाएंगे तो मजबूरी होगी। जो होगा देखा जाएगा। आप इसे हाजी साहब समझिए। हाजी ने पूछा कि लड़की कहाँ है, लेकिन खुरातुन ने कोई जवाब नहीं दिया, और अचानक हॉल में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। मैं उस सफ़ेद छाया को देख सकता था जो किनारे पर खड़ी थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं इस इमारत को खोद कर फेंक दूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह सफ़ेद परछाई भी नज़रों से ओझल हो गई, और मुझे एहसास हुआ कि अब कोई आत्मा नहीं रही। मैंने एक बार फिर दानिया को पुकारा। दानिया, तुम जहाँ भी हो मुझे बुला लो। लेकिन कोई सरसराहट या आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल दिया। अगर दानिया के नाखूनों को कोई नुकसान होता है, तो ताया अबू के शब्दों की परवाह किए बिना मैं इस इमारत को खोदकर उड़ा दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि वे मेरा क्या करते हैं। मैं जल्दी से ऊपर गया और फिर जल्दी से वापस बिल्डिंग में चला गया। सबसे पहले मैंने मामा के कमरे की ओर कदम बढ़ाया और दानिया को अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोता देख किसी तरह राहत मिली। यही होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि इस पूरी घटना का दानिया पर क्या असर हुआ। पहले मैंने इसे सूंघा, अब उसके शरीर में गंध का नामो निशान नहीं था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।